सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हमने हाल ही में आपको एक वीडियो साझा किया था और बहुत ही बड़ी संख्या में साथियों ने जो है वो वीडियो को देखा और हमें आशा ही नहीं पूर्ण यकीन है कि साथियों ने जो है उस जानकारी को आत्मसात किया होगा और आने वाले समय में जब ITR फाइल करेंगे या इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो आप सभी साथियों को धरातल पर जो है विभिन्न जो एग्जाम्पशंस के प्रोविजंस हैं उनका पूरा पूरा लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। यद्यपि साथी पहले से ही इस संदर्भ में जागरूक थे, लेकिन निरंतर जो साथियों के हमारे पास क्वेरीज आ रही थी उससे हमने ऐसा महसूस किया साथियों कि एक बड़ी संख्या में साथी आज भी जो है वो पूर्ण रूप से विभिन्न जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस के उसके बारे में जो है वो जागरूक नहीं है, जिसके चलते ऐसा सुनने में आता है कि साथियों ने जो कन्वीनियंस अलाउंस की एग्जाम्पशन है वो नहीं ली और बहुत बाद में पता लगता है और यहाँ तक कि साथी दुख प्रकट करते हैं कि जी मैंने तो आज तक ही नहीं ली जी, ठीक है, और साथी की सर्विस होगी 10 साल की। तो ऐसा नहीं है साथियों, रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो बेनिफिट गेन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है अभी करंट अगर आपने ITR फाइल कर दी और उसके बाद भी अगर आपको ये पता लग जाता कि जो है कोई एग्जाम्पशन का सेक्शन था और वो बेनिफिट हमारा ड्यू था लेकिन हमने उसको एग्जाम्पशन को क्लेम नहीं किया, तो उसमें भी आप जो है रिवाइज रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो और वो एग्जाम्पशन आपकी स्टैंड करती है, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट होता है साथियों। वहीं अगर आपने अपने बॉस को यानी जो इमीडिएट सुपीरियर है उनको आपने टैक्स की स्टेटमेंट भर दी और सपोज कीजिए आपने टैक्स की डिडक्शन करवा दी और उसके बाद ITR फाइल करने से पहले तक यदि आपके नॉलेज में ये बात आ जाती है कि हमें किसी सेक्शन के तहत एग्जाम्पशन मिलती थी या मिलनी चाहिए थी लेकिन वो मुझे पता नहीं था और मैंने ITR में उसका क्लेम नहीं किया, तो वो साथी फिर स्टेटमेंट के अंदर उसका क्लेम नहीं किया, तो वो DDO को जो है आपने बेशक इनकम टैक्स पे कर दिया हो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली विदाउट एनी क्लेमिंग ऑफ एग्जेप्शन ए स्पेसिफाई सेक्शन, जैसा कि आपको ध्यान में नहीं रहता है, तो ITR तक आपके पास समय होता है कि ITR फाइल करने तक आप उस एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। और वहीं जिन साथियों ने ITR फाइल कर दिया है उनके पास भी टाइम होता है कि ITR रिवीजन का अगर टाइम स्टैंड कर रहा है तो कोई भी आपका सेक्शन अगर उसमें ड्रॉप हो गया है तो उसमें रीजन मेंशन करके आप दोबारा से रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं और वो एग्जेम्प्टेड जो आपका अमाउंट है, जो भी टैक्स आपका रिफंड बनता है, वो डेफिनेटली आपके अकाउंट में आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों का जो अपार स्नेह और सहयोग आपके YouTube चैनल को प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। वहीं साथियों, निरंतर आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या में जो है वो वृद्धि हो रही है, जिसके लिए आप सभी साथियों के व्यक्तिगत प्रयास है जो काबिले तारीफ है। और यहाँ पर जिन विषयों पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं साथियों, वो हमें लगता है कि स्पेसिफिक टॉपिक्स रिगार्डिंग टू डिसेबिलिटी राइट्स है। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि आपके चैनल की जो यूनिकनेस है वो मेंटेन रखी जाए और कोई भी साथी जो इस चैनल से जुड़ने वाला है वो किसी भी स्थिति में जो है वो नाउम्मीद न हो। यानी हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है और रहेगा कि केवल और केवल जो डिसेबिलिटी राइट से जुड़े मुद्दे हैं वहीं आपके चैनल के माध्यम से साझे किए जाएं, ताकि चैनल जो है वो आप सभी साथियों की अपेक्षाओं पे पूर्ण रूप से खरा उतरे। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी साथियों। तो विषय पर आते हैं साथियों। जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की एग्जाम्पशंस के ऊपर जो है वो चर्चा की थी। आगे अनेक ऐसे सेक्शन जो है जिनके तहत भी हम जो है साथियों वो इनकम टैक्स एग्जाम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, पर उन पर अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप साथियों को ये बताना चाहूँगा साथियों कि अतीत में जो है मान लिया जाए एक साथी की पूरे साल का जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है वो 1,20,000 रुपये बन रही है, यानी एवरेज 10,000 रुपये प्रति मास। और साथी क्या करते थे कि शुरू के 10 महीनों में 2,000 रुपये प्रति मास कटवा दिया करते थे और कितने हुए 20,000, टैक्स बना 1,20,000 और साथियों ने कटवाया कितना, केवल 20,000 रुपये। और लास्ट के 2 महीनों में साथियों 1,00,000 रुपये का जो बड़ा टैक्स का अमाउंट था वो ड्यू हो जाता था और साथी क्या करते थे अंतिम 2 मास में 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है
वो करवा दिया करते थे और बड़ी प्रसन्नता के साथ ये महसूस करते थे कि हमने हमारा 1,20,000 रुपया जो टैक्स है वो हमने पे कर दिया, और ऐसा चल भी जाता था। लेकिन साथियों, आपको भी इस बात के बारे में पूरी जानकारी होगी, और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि अब जो है, जो नया आपका इनकम टैक्स का जो पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर आप ये मानकर चलिए, अगर ऐसी एक्सरसाइज कोई साथी करता है तो उसे पेनल्टी के तौर पर इंटरेस्ट पे करना होगा। जितना आपका क्वार्टर, सपोज कीजिए 10,000 रुपये प्रति मास के हिसाब से आपके 30,000 रुपये पहले क्वार्टर के बनने थे, और आपने पहले क्वार्टर में रुपये ही 6,000 जमा करवाए 2,000 प्रति मास के हिसाब से, तो बाकी जो 24,000 रुपये की राशि है उसके ऊपर बचे हुए 9 मास, या अगर पहला क्वार्टर है तो 9 मास का टाइम ड्यू हो गया, उतने मास का आपसे आयकर विभाग जो है वो ब्याज जो है वो चाहेगा, यानी आपसे इंटरेस्ट जो है वो लेगा। अब साथी कहेंगे भी वो लेगा कैसे? तो साथियों, जैसे ही आप ITR फाइल करोगे उसमें आपका एक पॉइंट आएगा कि इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन डिलेड पेमेंट, और वो जब तक आप अदा नहीं करोगे आपकी ITR फाइल नहीं होगी। इसलिए साथी, गत वर्ष का जो कुल आपका आयकर है उस आयकर की जो है वो गणना के अतिरिक्त, क्योंकि अगले वर्ष जो है वो आयकर बढ़ना ही होता है, कम नहीं होता है, क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, DA हो गया या एनुअल इंक्रीमेंट लग गई, नेचुरल सी बात है। तो टैक्स जो है, जब टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजिंग नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो टैक्स है वो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए साथी, कम से कम जो पिछला वर्ष का जो क्लोजिंग का जो टोटल टैक्स है उसको आप 12 मास में डिस्ट्रीब्यूट करके कम से कम पहले 9 या 10 मास वह राशि आप जरूर अदा करें, ताकि आपको पेनल्टी का सामना न करना पड़े, और अंत के 2 मास में आप जो बची हुई राशि है उसका निर्धारण करके और एक स्मूथली जो है वो एवरेज के आधार पर इनकम टैक्स का डिडक्शन करवाएं। ये मुझे लगता है अब साथी इस बात का ध्यान रखेंगे। अब साथी कुछ जो है वो बात कर रहे थे कि न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम में से जो हमारे पास क्वेरीज आई हैं कि अगर हम ओल्ड रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो हमें क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी जो कन्वीनियंस अलाउंस है उसकी फैसिलिटी एंटाइटल्ड है? क्या हमें ATU या AT जो DD हमने डिस्कस किया था, क्या हैंडीकैप्ड के लिए वो एग्जाम्पशन स्टैंड करेगी? साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि जो कन्वीनियंस अलाउंस है वह जो फैसिलिटी है वो न्यू रिजाइम में भी स्टैंड करती है और ओल्ड रिजाइम में भी स्टैंड करती है। लेकिन यह जब न्यू रिजाइम इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम जैसा हमारी जानकारी है, यह ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसके अंदर प्राइम फेशियो जो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन हुआ था न्यू रिजाइम का, उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन बाद में जब सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन जो आई थी, या जैसे जो बजट के ऊपर जो अपना इसकी चर्चा होती है, चर्चा के दौरान शायद ऐसा जो ये नियम दोबारा से संशोधित किया गया कि भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है जो फिजिकली चैलेंज्ड वाला है, जरूरी नहीं है कि जो जनरल इम्प्लाइज का ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी इसमें कवर होता हो, लेकिन ये जो फिजिकली चैलेंज के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, और या यूँ कह लीजिए वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, जैसे जो मैंने पहले भी बताया कन्वीनियंस अलाउंस है या हैंडीकैप्ड अलाउंस है, तो वो टर्म यूज़ होती हैं। तो वो अमाउंट जो है साथियों आपका वो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी एग्जाम्पशंस के अंदर आता है। आप न्यू टैक्स रिजाइम अगर ऑप्ट करते हैं तो भी आप उसकी एग्जाम्पशन ले सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 80U की जहाँ तक बात है या 80DD की बात है साथियों, तो न्यू रिजाइम में अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप न्यू रिजाइम में इनकी एग्जाम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा साथियों कि आपके मंच जो कि निरंतर आपके अधिकारों के संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी, इनको पूर्व में भी जो है पत्र लिख करके ये मांग की है कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके अंदर भी जो हमारी PWDs के लिए जो एग्जाम्पशंस के सेक्शंस है वो एज इट इज़ जो है वो कंटिन्यू रखे जाएं। वहीं हमने तो ये भी मांग की थी कि जो एग्जाम्पशंस अभी कंटिन्यू है वो सारी की सारी एज इट इज़ सेम एज इन 6 CPC, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, जबकि 7 CPC जो है वो आ चुका है, और इनकम्स के जो है वो महंगाई आपको देख रहे हैं आप कितनी बड़ी है। अब ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं भी आपकी आय बहुत बढ़ गई है, तो साथियों आय के साथ खर्चे भी स्वाभाविक है वो बढ़ गए हैं, और दिव्यांगजन को तो सामान्य की तुलना में जो है और भी ज़्यादा जो है सुविधाएं लेने के लिए खर्च करना पड़ता है, जो उसकी दैनिक जीवन की जो
जो दिनचर्या है, जो काम है, उनके सभी के निष्पादन के लिए जो एक बड़ा जो है वो वेतन का भाग जो है वो उसकी खुद की सुविधाओं पर ही जो है खर्च हो जाता है साथियों। तो क्योंकि उसे मैं विभिन्न जो पर्पसेस के लिए एस्कॉर्ट यूज़ करना पड़ता है, और एक जनरल जो बंदा है वो तो जनरल कोई भी बंदा है वो तो आप रूटीन में मान के चलिए कि ट्रांसपोर्ट के अलाउंस के बिना भी जो है वो काम चला सकता है, बिना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के। लेकिन फिजिकल चैलेंज जो कैंडिडेट्स है हमारे को, हमें तो कदम कदम पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड रहती है। तो इस पर मैं ज़्यादा विस्तृत चर्चा ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि हमने अतीत में भी ये मांग की है कि जितनी भी एग्जाम्पशंस हैं वो एग्जाम्पशंस की जो अमाउंट है वो डबल कर दी जाए। फिजिकली चैलेंज के लिए जैसे जो 1.25 लाख है वो 2.5 लाख होना चाहिए, जो 75,000 की स्लैब है वो 1.5 लाख होनी चाहिए, जैसे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो फुल एग्जाम्प्ट होना चाहिए, और ये न्यू डिज़ाइन के अंदर भी ऑप्शन होना चाहिए, ना कि ओल्ड डिज़ाइन में ही। ये हमने साथियों मांग रखी थी, लेकिन अभी हमें कोई आशातीत जो है वो इसके बारे में जो है वो किसी प्रकार का जो है प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पुण्य से एक बार जो है हम दोबारा इनके बारे में जो है आप सभी साथियों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए मंच के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे मंच के हमारे प्रदेश नेतृत्व को कि एक बार फिर से जो है वो इसकी जो है मांग जो है वो उचित प्लेटफार्म के माध्यम से उचित प्लेटफार्म पर उठाएं, ताकि दिव्यांगजन को जो है इस क्षेत्र में भी राहत, पूरे देश के दिव्यांगजन को आयकर की जो एग्जम्पशंस का जो इशू है उसमें हमारे को और राहत मिल पाए। वहीं आप सभी साथी भी बहुत संघर्षशील साथी हैं, पूरे देश के जो साथी हैं वो मुझे पूरा ये यकीन है कि इस चैनल को बड़े बखूबी से जो है देख रहे हैं और हमारे से चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी जिस भी जोन में साथी जो है वो चाहे इंडिविजुअल एज ए डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट कार्य कर रहे हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप के मेंबर हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिसेबिलिटी राइट्स की बैटल को फाइट कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो डिसेबिलिटी राइट्स की बैटल को फाइट कर रहे हैं, मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी के आधार पर जो है केंद्र सरकार के जो है विभिन्न विभागों के सम्मुख रखें अपनी मांग को, ताकि दिव्यांगजन को जो है वो न्यू रिजाइम के अंदर ये सभी सेक्शन जो है वो कंटिन्यूटी के साथ मिलें, और साथ के साथ जो है उनको ज़्यादा आयकर जो है वो ना अदा करना पड़े, ताकि वो उस धनराशि को अपने जो है दैनिक आजीविका के जो कार्य हैं उसके अंदर बखूबी से इस्तेमाल कर सकें। साथियों, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि आप जो है टैक्स जो है वो रेगुलर एक यूनिफॉर्म पैटर्न के आधार पर अपना डिडक्शन करवाएं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब आती है बात साथियों जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एग्जाम्प्टेबल है या नहीं है। तो आमतौर पर हमने देखा है कि साथी जो है जो सेविंग बैंक आउट होते हैं उनके इंटरेस्ट को कहीं भी अपनी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन नहीं करते। तो साथियों, हमें हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी साथी अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं वो इस बात की जो है वो के लिए जागरूक हो जाएं कि 10,000 रुपये तक की जो राशि है आपके जो सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर अगर 10,000 रुपये तक की इनकम है तो वो साथियों टैक्स फ्री है। लेकिन आपको उसे पहले ग्रॉस इनकम के अंदर जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि ये हो कि आपने उसे इनकम को शो किया है, और उसके बाद नीचे जो साथियों जहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है उसके ऊपर जो मेडिकल इंश्योरेंस का या कुछ एक कॉलम और होता है एग्जेम्प्टेड का, वहाँ पर आप सेक्शन 80TTA सेक्शन 80TTA के तहत साथियों 10,000 रुपये वहाँ सीधे एक मुश्त घटा सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर आपने 10,000 रुपये पहले इनकम में मेंशन किया हो। तो 10,000 रुपये की जो राशि है वो आपकी सेविंग की टैक्स फ्री है। तो साथियों से छुपाएं ना, अपनी जो स्टेटमेंट है टैक्स की उसके अंदर अगर आपकी सेविंग में 10,000 रुपये आए हुए हैं तो उसे आप जोड़ें और उन 10,000 रुपयों को नीचे वापस एग्जाम्पशन के तहत जो है वो छूट ले लें। तो इसके बाद साथियों मैं आगे चलता हूँ। आपको जो साथी ग्रुप डी में या ग्रुप सी में अदर स्टेट्स के अंदर जो है वो कैटेगराइज एम्प्लॉयज़ हमारे साथी हो सकते हैं, अगर वो वेरियस काइंड ऑफ अलाउंसेस ले रहे हैं। कैसे अलाउंसेस साथियों? जैसे ड्रेस अलाउंस या यूँ कह लीजिए यूनिफॉर्म अलाउंस। कुछ साथी हमारे हैं उनको साल में 1 बार या 2 बार यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है। इसके अलावा कुछ जो डेजिग्नेशंस है, मैं यहाँ डेजिग्नेशंस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो साथी से जुड़े हुए उनको पता होगा। कुछ साथियों को वॉशिंग अलाउंस मिलता है,
ठीक है। तो वो एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो जितना भी वॉशिंग अलाउंस आपको मिला है वो साथियों टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। इसी प्रकार से जो यूनिफॉर्म अलाउंस है उसकी जो अमाउंट है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। जैसे जो जहाँ तक हमारी जानकारी की बात है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो लाइन है उसमें जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनको साथियों ये यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, वॉशिंग अलाउंस भी मिलता है। तो वो हालांकि सभी को मिलता है, जरूरी नहीं है फिजिकली चैलेंज कोई मिलता हो, लेकिन हम यहाँ पर सेंट्रलाइज रहेंगे क्योंकि हम यहाँ PWC से कंसर्न है, डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर जो है स्पेसिफिकली हम चर्चा कर रहे हैं। तो वॉशिंग अलाउंस है या आपका जो है वो यूनिफॉर्म अलाउंस है, या साथियों एक कुछ साथियों को जो है वो साइकिल अलाउंस भी शायद मिलता है। तो साइकिल अलाउंस क्योंकि हमारे को तो यहाँ पर कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, तो हो सकता है कि PWD इसमें कवर्ड ना हो, इस बात में मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जनरली भी अगर किसी साथी को साइकिल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस या यूनिफॉर्म अलाउंस अगर मिलते हैं तो आप वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो एग्जेम्पशन में ले सकते हैं। अब साथी ये कहते हैं भी ये मेंशन कहाँ करें, तो साथियों जो सबसे ऊपर आपकी स्टेटमेंट का फॉर्म होता है ग्रोस इनकम के नीचे जहाँ पर आप HRA की एग्जेम्पशन लेते हैं, जहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस ओब्लिक कन्वीनियंस अलाउंस की एग्जेम्पशन लेते हैं, उसी के नीचे साथियों आप ये जो वेरियस अलाउंसेज है इसकी भी आप एग्जेम्पशन मेंशन कर सकते हैं। तो ये साथियों सेक्शन 10(1)(4) उसके अलावा भी सब पार्ट है, लेकिन इतना काफ़ी है। जब आप उसको सर्च करोगे ऑनलाइन में तो रिटर्न भी जब आप फाइल करते हो ऑनलाइन तो उसके अंदर भी ये ऑप्शंस दिए होते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस किस सेक्शन के अंडर कवर हो रहे हैं। तो मेजर सेक्शन जो है 10(1)(4) है, आगे 1(1)(2) हो सकता है। तो ये सभी जो अलाउंसेस हैं साथियों ये भी आप टैक्स में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो जिन साथियों को जानकारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर किसी साथी को इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो साथी जो है वो टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम करें। अब चलते हैं साथियों आगे, हम बात करते हैं ATDDB। साथियों ATDDB, तो साथियों ATDDB जो है वो एक सेक्शन है जिसके तहत कुछ स्पेसिफाइड डिजीज, जिसे हम आमतौर पर जो स्टेट का इशू होता है तो वहाँ हम जो है वो इसको लेते हैं, क्या बोलते हैं आपका क्रोनिक डिजीज के अंदर जो है, क्रोनिक डिजीज का जो है मेडिकल है वो साथी जो है वो सिविल सर्जन बोर्ड से जो है प्रोड्यूस करके और टैक्स में एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम करते हैं। तो ATDDB में साथियों कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ATDDB में आपकी इंक्लूड होती हैं, और यदि कोई साथी उनमें से किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो वो 50,000 की एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम कर सकता है। तो उसमें जो स्पेसिफिकली है साथियों वो सेक्शन ATDDB के लिए IT की जो सेक्शन 11DD जो है उसके अंदर जो है वो कुछ डिजीज जो है वो स्पेसिफाइड की गई है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ साथियों। न्यूरोलॉजिकल डिजीज स्पेसिफिकली वेयर द डिसेबिलिटी लेवल हैज़ बीन सर्टिफाइड टू बी ऑफ 40% एंड मोर, यानी जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं उसका लेवल जो है वो 40% एंड अबव होना चाहिए। या फिजिकली चैलेंज का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई भी फिजिकल फिट आदमी है उसको न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकती है, लेकिन उसकी वो एक सर्टेन डिग्री होती है स्पेसिफिकली वो उसमें मेंशन होनी चाहिए, तो ही वो एंटाइटल्ड है उस एग्जाम्पशन के लिए। इसमें ये मेंशन करते हैं साथियों डिमेंशिया, उसके बाद डायस्टोनिया मस्कुलरम डिफॉर्मेंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एटेक्सिया, उसके बाद जो है हेमीबेलिस्मस, एफेसिया या पार्किंसंस डिजीज। ये डिजीज जो है वो उन्होंने मेंशन की है न्यूरोलॉजिकल में। प्लस में साथियों कैंसर, अगर कैंसर से सफरिंग है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी उसके लिए स्पेसिफिकली 50,000 रुपये तक की सेक्शन DDB में जो एग्जाम्पशन जो है साथियों वो स्टैंड करती है। उसके बाद साथियों यहाँ पर दिखाते हैं फुल ब्लोन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी जो एड्स है वो भी इसमें साथियों कवर होती है ATDDB में। उसके बाद साथियों क्रोनिक रेनल फेलियर, उसके बाद हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसके अंदर मेंशन है साथियों, एक तो हीमोफीलिया और एक थैलेसीमिया। तो इन बीमारियों से यदि कोई साथी अगर इफेक्टेड है, उसे इश्यू है, तो साथियों वो क्रोनिक डिजीज का जो है वो सर्टिफिकेट सिविल सर्जन बोर्ड से, इसकी डिटेल में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि कंप्यूटेंट अथॉरिटी कोड में, लेकिन कॉमनली है कि सिविल सर्जन बोर्ड इज इनफ और ऑथोराइज्ड है
तो उसका आप जो है क्रोनिक डिजीज़ का सर्टिफिकेट बनवा लें, इनमें से अगर कोई है तो। और आप 80DDB के तहत, जैसे 80U में एग्जाम्पशन लेते हैं लमसम, उसी तरीके से आप जो है 50,000 रुपये की आप एग्जाम्पशन जो है वो इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि साथियों ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इसके बाद साथियों, जैसे हमने पीछे आपसे शेयर किया था 80D, तो 80D में कुछ साथियों की हमारे पास क्वेरी आई थी। पहले ये पूछ रहे थे, हमने बताया था कि यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप उनके रूटीन मेडिकल चेकअप और उनकी हेल्थ पॉलिसीज़, उनकी केयरिंग के पर्पज़ के लिए आप पर जो है वो हेड, यानी अगर मदर ओनली है तो 25%, और अगर फादर भी साथ है तो 25 + 25 50,000 रुपीज़ आप जो है वो उनके जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर के तौर पर जो इनकर्ड हुआ है तो वो आप उनको एग्जाम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। तो साथी पूछ रहे थे कि वो सेक्शन कौन सा है, तो साथियों वो सेक्शन 80D है। यहाँ पर थोड़ा जोड़ना चाहेंगे कि साथियों 80D में ही जो है वो 25,000 रुपये की जो मेडिकल आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ चेकअप रूटीन की जो क्लेम्स जो हमने मेंशन किया था, उसमें आप एग्जाम्पशन ले सकते हो सेल्फ के लिए और पेरेंट्स के लिए। इसमें सेल्फ के साथ साथ स्पाउस और डिपेंडेंट भी है, उनका भी इसमें जो है वो कवर होता है। और पेरेंट्स अगर आपके सीनियर सिटीजन नहीं है, उस कंडीशन में उनके हेल्थ इंश्योरेंस पे या पॉलिसीज़ पर जो डिपेंडेंट है तो 25, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो 25 + 25 50। ये जो है आप इंश्योरेंस के अंदर आप जो है जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मेडिकल पॉलिसीज़ की, उसका। इसमें जैसे जो 25,000 रुपये जो बताते हैं, इसमें साथियों 5,000 रुपये जो है वो रूटीन चेकअप, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का होता है, और बाकी जो है वो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स के होते हैं। ऐसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो साथियों जो भी साथी इन सेक्शंस के अंदर लाभ उठाना चाहते हैं, वो डिटेल्स के अंदर इसके ऊपर जो है वो अपना इनकम टैक्स की गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस को जरूर स्टडी करें, कोरिलेट करें और उसके बाद क्लेम करें। लेकिन हमारा तो साथियों प्रीलिमिनरी जो है प्राइम फेशियो आपको सूचना देने का फर्ज है कि ऐसे प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, और अक्सर देखने में आता है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उनको भी हमारे साथी बहुत ही कम संख्या के अंदर जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है साथियों। तो हमने जो यहाँ पर मेन जो सेक्शन है साथियों, मोटे तौर पर आपको अभी साझा किए हैं, और अभी चलते चलते इसमें हम और जोड़ना चाहेंगे साथियों कि जो डोनेशन की बात आती है, वहाँ 80G सेक्शन आपका स्टैंड करता है साथियों। तो उसमें भी जो है वो वैसे तो काफ़ी डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग जो है वो फंड है, रिलीफ फंड है, नेशनल रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, इस तरह स्टेट के रिलीफ फंड है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। तो उनको अलग अलग को जो है साथियों डिफाइन किया गया है कि कुछ एक ऐसे जो अकाउंट्स हैं उसमें अगर आप डोनेशन देते हैं तो उस पर आपको होल अमाउंट यानी 100% जो है वो टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको साथियों 50% जो है वो टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। लेकिन सेक्शन 80G ही स्टैंड करेगा। तो जो साथी डोनेशन देते हैं और वो जिस फंड को जिस अकाउंट में डोनेट कर रहे हैं, अगर वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए वो जो है ऑथोराइज है कि वो उसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है कि अगर वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो अमाउंट है डोनेशन की लेता है तो वो रिसीट काट के जो देंगे वो कवर होती है एग्जेम्पशन में। ऐसे नहीं है साथियों, किसी को भी हम डोनेशन देंगे तो एग्जेम्प्टेबल नहीं होती है, उसके लिए पर्टिकुलरली ऑथोराइजेशन होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो आप जिनको भी डोनेट करते हैं, गवर्नमेंट के तो अकाउंट सारे का ऑथोराइज ही हैं। तो कई बार हम क्या है और भी विभिन्न चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं अलग अलग तरह के, उनको भी हम डोनेशन देते हैं, तो वो हम पहले श्योर हों कि क्या वो टैक्स एग्जम्पशन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो टैक्स एग्जम्पशन में नहीं आते हैं तो इसका मतलब हम उनको डोनेशन ना दें। आप डोनेशन जहाँ देना चाहते हैं वहाँ दें, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रख के ना दें कि भी हम डोनेट कर रहे हैं और हमें एग्जम्पशन मिलेगी। उसके लिए पहले आप श्योर हो जाएं कि क्या वो एग्जाम्प्टेबल कैटेगरी में वो जो उनके पास ऑथोराइजेशन है, यदि है तभी आप उसकी जो है वो सर्टिफाइड रिसीट जो है वो लेकर के और वो आप टैक्स एग्जम्पशन को क्लेम करें। तो साथियों ये थी मुख्य बातें इनकम टैक्स एग्जम्पशन की। जुड़े रहिए साथियों, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि हमारा जो मोटिव है कि प्रत्येक दिव्यांग साथी तक जो है वो हम पहुँचे और धरातल पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उनका लाभ हम सुनिश्चित करें, और जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए आप सभी साथियों से खुले मंच पर मंत्रणा करते हुए हम उसकी प्रॉपर रेमेडी के लिए
प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे करके, या जो है अगर हमें लगता है अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से भी बात नहीं बन रही है, तो चाहे हमें उसके लिए जस्टिस के लिए ऑनरेबल कोर्ट को नो करना पड़े, हम वहाँ भी जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन साथियों, इशूज जस्टिफाइड होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें, अपने सुझाव दें। हम तुरंत आपके सुझावों को आत्मसात करते हुए जो भी अवेलेबल रेमेडी है वो हम आप सभी साथियों से साझा करेंगे, ताकि कोई भी साथी जो है वो दिग्भ्रमित ना रहे और अपनी एनर्जी जो है वो दिशाहीन जो है ना रखे। वहीं जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका अप टू ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ऐसे हमारे प्रयास हैं और आप सभी साथियों के साथ मिलजुल करके ये प्रयास सार्थक होंगे। तो ये था साथियों हमारा इनकम टैक्स के ऊपर जो है आपके विभिन्न सेक्शन के संदर्भ में जानकारी पर वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखें, और हम अगर फिर भी जरूरत हुई और भी कोई किसी प्रकार की फैसिलिटीज अगर ड्यू रहती है तो हम उसके ऊपर भी साथियों फिर से जो है वीडियो तैयार करेंगे और आप सभी साथियों से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमन।